हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारा आज का जनरल टॉक नंबर 3 है। मैंने कल एक गूगल फॉर्म पब्लिश किया था जिसमें मैंने बोला था कि बच्चों को कुछ डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन मेंशन करना। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट जनरल टॉक। ये कल के जनरल टॉक में बच्चों के क्वेश्चन दिए हुए आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टडी फॉर केमिस्ट्री फॉर एमएसटीसीटी इन लेस टाइम। ओके। सो लेस टाइम में आपको स्टडी करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले जो भी इस केमिस्ट्री का जो पार्ट है 16 चैप्टर टोटल है, तो पहले आप अपना ये 4 जो चैप्टर्स है रिएक्शंस वाले मेन, कौन से, एच डी ए हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर, AKC aldehydes ketone carboxylic acid and organic compounds containing nitrogen। ठीक है, OCN। ठीक है, ये 4 चैप्टर एक सेट। देन आपका नेक्स्ट 4 चैप्टर्स का सेट है, क्या है आपका, प्रॉब्लम्स वाला सॉल्यूशन। ओके। देन आपका थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड देन आपका एक क्या बचा, केमिकल काइनेटिक्स, CK। ये सेट और एक नेक्स्ट जो 4 चैप्टर का सेट है जो ज़्यादा थियोरेटिकल है, P ब्लॉक हो गया, DNF ब्लॉक हो गया। ये जो चैप्टर्स है एटलीस्ट 10 चैप्टर, पहले तो ये 2 सेट स्टार्ट करो 4 चैप्टर्स का। ये एटलीस्ट आपको 25 to 30 मार्क्स आपका फिक्स करेगा एग्जाम में, एंड द रिमेनिंग 20 to 20 मार्क्स मिनिमम 25 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो रिमेनिंग जो मार्क्स है आपके जो चैप्टर से 11 के चैप्टर, जैसे बोला गया कि 50 मार्क्स में 10 मार्क्स का आपको 11 का चैप्टर आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप 25-30 मार्क्स, ये जो मैं 25-30 मार्क्स मैं बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम 30 मार्क्स। चलो आपका ये तीनों सेक्शन ले लो, तो ये आपका होना चाहिए। लेस टाइम बोला जाए तो केमिस्ट्री कैसे कि थियरी सब्जेक्ट है। ठीक है। थियरी सब्जेक्ट है तो आप उसको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दो, मतलब 1 घंटा रिवाइज करो, जैसे आपके रिएक्शंस वगैरह है ये सब। ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इज इट कंपलसरी टू स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम HSC टेक्स्ट बुक। कंपलसरी नहीं, आपको जैसा कन्वेंट लगता है वैसे करो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही बुक रखो फॉर रिफरिंग। ठीक है, रिवीजन के लिए। आप ऐसा 50 बुक बढ़ाओगे तो कैसे आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप क्या करो, आपको न्यू पॉइंट मिलता है तो जैसे आप गवर्नमेंट बुक है उसी में आप लिख के रख लो ना कि हाँ ये इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिया था तो मैं वहीं पे लिख लेता हूँ, सो दैट आप एक ही रिफर करो रोज। उससे क्या होता है, मेमोरी में आपका मेमोरी तैयार होता है बुक का, कि आपके बुक के इस पेज पे ऐसा ऐसा मैंने कुछ तो लिखा था, इमेज तैयार होता है। यदि आप 10 बुक रिफर करोगे 10 इमेज बनेगा आपके मेमोरी में, तो वो थोड़ा इशू हो जाता है। तो एक ही बुक रिफर करो। ठीक है। एक बुक रिफर करने का फायदा क्या रहता है कि वो बुक आपको पूरा मेमोरी में क्या हो जाता है, रेडी रहता है। इज HSC टेक्स्ट बुक इनफ फॉर मैथ्स। हाँ, 11th एंड 12th का जो भी आपका सिलेबस है उसका ये आपने सॉल्व अनसॉल्व एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम किया है, देन इट इज इनफ फॉर सिटी। सॉल्व 11-12 का टेक्स्ट बुक कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मॉक टेस्ट कर लिए, आपको 90 100 में 100 आराम से आएगा। हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ओके, फिजिक्स तो वैसे देखा जाए तो इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो फिजिक्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, जितना प्रॉब्लम मिलता है प्रैक्टिस करने को उतना प्रैक्टिस करो। यदि प्रॉब्लम आपकी वीकनेस है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दिए हैं, आप वो पहले सॉल्व करो। ये जो आपने ऊपर लिखा है लेस टाइम में, आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो लेकिन ठीक है, तो चैप्टर रिवाइज करने के लिए जो MCQ सॉल्विंग है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उससे कैसे होगा कि आपको एक बार बुक पढ़ोगे तो जल्दी नहीं समझता, जब तक आप क्वेश्चन टैकल करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझेगा। ठीक है। कौन सा अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है। आप एक बार बुक पढ़ोगे 2 बार बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता जितना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बिल्ड होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो यदि आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा, ऐसा है। हाउ टू स्टडी फिजिक्स, आप एक चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है। हाउ टू अप्रोच फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। हाउ टू अप्रोच फिजिक्स प्रॉब्लम में देखो बेसिक है, आपको पहला जो डेटा दिया गया है
एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया रहता है, डेटा दिया गया है, तो उसका डेटा का भी लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी समटाइम्स फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग को अंडरस्टैंड करने में इशू होता है, तो हम उसके यूनिट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स बोला तो समटाइम्स बोल देगा कि अ लोड ऑफ 50 न्यूटन, तभी लोड बोला, फोर्स वर्ड यूज ही नहीं किया, तो बट फ्रॉम द यूनिट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज गिवन एज अ फोर्स। तो ये भी है, जो डेटा आपको जैसा दिया रहता है फटाफट पहले उसको लिख लो, फिर आपको लगता है कि ये डेटा से रिलेटेड आपको के दिमाग में कोई फॉर्मूला है तो यूज करो, फॉर्मूला नहीं है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्व तो सॉल्व, नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करो। ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आपके बाकी प्रॉब्लम्स छूट जाएंगे। कभी भी ध्यान में रखो, सिटी में प्रॉब्लम से चैलेंज मत लेना कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रहूंगा, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं टॉपर हूँ, आई एम द टॉपर। आप क्वेश्चन सॉल्व करके रहोगे, इस चक्कर में आपके बाकी प्रॉब्लम्स छूट जाएंगे। चैलेंज मत लेना क्वेश्चन से। ठीक है, बच्चे भी कुछ इगोस्टिक रहते हैं कि हाँ मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व करो, बट आपका 3 आवर्स का जो पेपर मॉक टेस्ट का टाइमिंग रहता है और एक एक्चुअल एग्जाम भी रहेगा, तो कभी भी प्रॉब्लम से चैलेंज मत लेना कि मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा। आप सीधा देखने का, 60 सेकेंड्स के ऊपर टाइम लग रहा है प्रॉब्लम को ड्रॉप ड्रॉप करने का, नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव फॉरवर्ड करने का। तो इसमें कैसे रहता है, अपना माइंड करंट प्रॉब्लम पे काम करते रहता है और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड रहता है वो आपके प्रीवियस प्रॉब्लम को थिंक करता रहता है। आप थर्ड कर लोगे, फोर्थ कर लोगे, दिन अचानक आपको क्लिक हो जाएगी, हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे ऐसा करना है। ठीक है, सो ऐसा रहता है। हाउ टू अप्रोच फिजिक्स प्रॉब्लम, जो भी गिवन डेटा आप वो लिख लो, प्रॉब्लम में फिजिकल क्वांटिटी समझो। ठीक है, कुछ रिलेट कर पा रहे तो फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करो, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 60 पर प्रॉब्लम 60 सेकेंड, और मिनिमम टाइम 40 सेकेंड और मैक्सिमम टाइम 60 सेकेंड। उसके बाद कुछ टाइम बच गया तो आप उस प्रॉब्लम को वापस देखो। ठीक है, ये डायरेक्टली अप्रोच रहता है। हाउ वी गेट डेफिनेटली 95 इन मैथ्स। देखो आप मैथ्स में जो भी स्कोर पाओगे कभी भी वेरिएबल इवन नंबर में पाओगे, 95 ऑड नंबर आपको 96 प्लस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स है, 96 परफेक्ट आने के लिए आपको 48 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। 48 क्वेश्चन तभी राइट होगा आपका जब आपका 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स का जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है आपने सॉल्व अनसॉल्व मिसलेनियस सारे प्रॉब्लम किए हो। जरूरी नहीं है, देखा हो, अंडरस्टैंड किया हो, आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सब सॉल्व करने का तो ऐसा टाइम नहीं रहता, बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम समझा हुआ है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स आपको पीसीएम में स्कोर जैसे लाना है तो आपका मैथ्स का स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। मेरा भी जो 185 स्कोर है बिकॉज ऑफ मैथ्स, यदि मैं मैथ्स में 98 नहीं पाया रहता तो मेरा स्कोर अप्रोक्सीमेट डाउन हो जाता। ठीक है, सो मैथ्स में स्कोर लाने के लिए आपका टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, जरूरी नहीं कि सॉल्व करो, अंडरस्टैंड करके लो प्रॉब्लम, क्योंकि इधर प्रॉब्लम को आपको एबीसीडी मार्क करना है, सॉल्व करके दिखाना नहीं है, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर के देखो, सबसे कम लेस टाइम में यदि कुछ सॉल्व करना है अभी इस वक्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो और रिवीजन करो बस। अभी आपका कैसे, आज 16 जून है, अभी 4 जुलाई को एग्जाम है, कुछ ऑफिशियल न्यूज नहीं है, 15 दिन का टाइम है, तो लेस टाइम बोला तो 15 दिन में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। सॉल्व करो मतलब समझो, एनालिसिस करो, हाँ ये कैसे सॉल्व हुआ, क्यों ऐसा अलग सॉल्व किया, और रिविजन करो। ये 15 दिन में हम दो ही चीज कर सकते हैं, रिविजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और मॉक टेस्ट दो बस। ठीक है, आपको पहले दिन आपको देखो, पहले मॉक टेस्ट दोगे 200 में, यदि आपको 80 मार्क्स भी आता है ना तो टेंशन मत लो, वो बहुत ज़्यादा ही है, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा ही। ठीक है, बट एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस प्रॉपर करना। एनालिसिस में आपको 3 घंटा लग सकता है, 4 घंटा लग सकता है, 6 घंटा लग सकता है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन न्यू रहेंगे तो उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लो, कि कभी उसके प्रॉब्लम देखे ही नहीं तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सब टॉपिक देखो बुक में कौन से चैप्टर से, और वो टॉपिक पढ़ के लो, कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम वहां मिलती तो वो भी सॉल्व करके लो। कैन नॉट स्टडी, ओके, means please give your strategy to tackle each and every chapter. okay, so each and every chapter के लिए मैं अभी यहाँ पे क्या बताऊँ आपको स्ट्रेटेजी। मैं नेक्स्ट पेज ही खोलता हूँ आपको। ईच एंड एवरी चैप्टर बोला मतलब मैथ्स में सबको पता है ये इंटीग्रेशन बोल दिया तो डिफिनेट इनडिफिनेट आपका एप्लीकेशन सब आ गया, डेरिवेटिव बोल दिया तो एप्लीकेशन भी आ गया और जनरल भी आ गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, इन चैप्टर्स को पहले देखो आप,
ठीक है, सबका एक ही शॉर्टकट है, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ठीक है, और चैप्टर पूरा जो भी है कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज कर डालो कि हाँ थियरी क्या है, कौन से फॉर्मूले क्या है, ये पहले कर डालो। ठीक है, ये जो है आपका जो पूरा जो स्टडी बोलते हैं, स्टडी करने का जो पार्ट रहता है, आपका चैप्टर आपको पूरा पता होना चाहिए, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ चैप्टर में क्या फॉर्मूले, क्या रिलेटेड फॉर्मूले लगते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, और कुछ मॉक टेस्ट दिए होने चाहिए, ये आपका चेकलिस्ट होना चाहिए, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एंड मॉक टेस्ट। सो हर एक चैप्टर को मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिए प्रीवियस ईयर, आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी आपको लगता है कि अभी ये सब चैप्टर में आपका कोई चैप्टर वीक है, लाइन, प्लेन, ज्योमेट्री हो गया, आपका 11 का चैप्टर हो गया, सर्कल कोनिक्स हो गया, लगता है कि आपको ये चैप्टर कभी मतलब भूल गया है पूरी तरह। ठीक है, तो उस चैप्टर का बुक खोलो, उसके एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम थोड़ा देख लो, सॉल्व कर लो, या आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, गाइड रहेगा, तो उसमें से अंडरस्टैंड कर लो। तो इससे इससे क्या होता है, आपका वो मेमोरी रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि आपने 11th में तो सॉल्व किया ही है। ठीक है, सो ऐसा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन नॉट स्टडी फिजिक्स एंड हैविंग प्रॉब्लम इन कैलकस मैथ्स। कैलकस मैथ्स मतलब आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यही है, सबका वही, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये सबसे दूर भागते हैं, बट ये सबसे दूर भागना नहीं चाहिए आपको। पीसीएम ले रहे हो, इंजीनियरिंग करना है, तो आपको पूरा 4 साल इंजीनियरिंग में कैलकस ही दिखेगा। ठीक है, आप अभी सुधारोगे नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो बेटर है आप इसको अभी सुधार लो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सुधरेगा। प्रॉब्लम इन कैलकस है, बच्चे क्या सोचते हैं कि सब स्कोर 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 आना चाहिए, सिटी में एडमिशन होना चाहिए, अच्छा कॉलेज में मिलना चाहिए, सबको अच्छा अच्छा चाहिए, बट प्रैक्टिस मेहनत क्या है, आजकल कम लोग प्रैक्टिस कम करना चाहते लोग। ठीक है, सो लास्ट सॉल्यूशन, यदि आप आज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लाइफ में कभी ना कभी तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने आज प्रैक्टिस कर लिया, मेहनत कर लिया, तो आपका आगे का जो लाइफ है वो थोड़ा सुधर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टेंशन वाला नहीं रहेगा, जॉब के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम इन कैलकस बोला तो क्या करो इसके लिए, आप चैप्टर जो गवर्नमेंट बुक है उसको एक बार पढ़ो, जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। ओके, और ये नहीं कि आप सारे प्रॉब्लम ऐसे रट्टा मारते जो हाँ ये प्रॉब्लम में ऐसा किया, खुद से भी सॉल्व करो। ठीक है, तब आपका, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं। ठीक है, अभी अब बोला कि सर लेस टाइम में इतना मेहनत कैसा करेगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ठीक है, कैन नॉट स्टडी फिजिक्स। अभी देखो, कैन नॉट स्टडी का मतलब क्या हुआ आपको, देखो आपको स्टडी क्यों करना है पहले आप वो सोच लो। ठीक है, सो पहला ये डिसाइड करो स्टडी क्यों करना है आपको, ऐसा तो स्कोर आ नहीं जाएगा। ओके, स्कोर लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्या फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है आपको ये लगता है, तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार बुक पढ़ो, बुक पढ़ के बोर होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम देखो, आपको ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठाया, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स कैसा रहता है कि हम डायरेक्टली बुक पढ़ने जाते हैं तो हमको बोर आता है, आलस बोर होता है और आलस लगता है, लेजीनेस फील होता है, तो क्या करो आप सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी सर बोलोगे सर हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, चैप्टर नहीं पढ़ा है इसलिए, तो आप तब पढ़ने जाओगे उस इंटेंशन से। तो ओके, तो अभी कैसा रहता है कि जब आप फर्स्ट फ्लो में जाते हो चैप्टर पढ़ने, देन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी जगह पे यदि आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हो देन चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर ज़्यादा टाइम याद रखता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोच के आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपका क्या हो गया, एक रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एम एच सी ए टी वन टच डाउनलोड फैसिलिटी, ये क्या क्वेश्चन लिखा है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो भी मैंने पेपर्स डाले उनके लिए बोला गया कि आप एक ही बार में सारे पेपर्स डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा, सारे पीडीएफ्स एक साथ फोल्डर में डालना, तो मैं इसके लिए चेक करता हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर मैथ, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सर प्लीज टेल मी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स का आपका कैलकस ये पूरा है, कैलकस मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट हो गया, वेक्टर्स हो गया, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपका 3D लाइन, प्लेन ज्योमेट्री, ये सब चैप्टर्स है। ठीक है, 11 का सर्कल एंड कोनिक्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैलकस में आ गया। ठीक है, कैलकस पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करो, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये 5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, चैप्टर प्रॉब्लम आप देखोगे ना पेपर, तो मैक्सिमम मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स तो यही रहते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है आपका चैप्टर, वो बिल्डअप करो। फ्लो में कैसे जाओ, पहले तो आपका ये मैथ्स टू का ये डेरिवेटिव लिमिट्स, पहला तो आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ो, देन डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, देन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंटीग्रेशन बोला तो डिफिनेट इंडिफिनेट और एप्लीकेशन पूरा आ जाता है, डेरिवेटिव बोला तो एप्लीकेशन भी आ जाता है। मैथ्स वन में आपका मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ो क्योंकि वो आपका 11th में भी चैप्टर है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेन चैप्टर है, एंड वेक्टर्स 3D लाइन प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग तो इजी चैप्टर, 3 इजी चैप्टर है, लॉजिक मैट्रिसेस और एलपीपी। ठीक है, और उसी के साथ में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के रखो। ठीक है, अभी आप बोलोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैंने बता दिया आपका कैलकस पूरा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स वन में आपका ट्रिगो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, 3D लाइन प्लेन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कैन स्कोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दिस फॉर स्कोरिंग डिसेंट स्कोर। अब ये डिसेंट स्कोर का मतलब क्या होता है, देखो देख, ये डिसेंट स्कोर वेरी करता रहता है आपका ईयर टू ईयर। डिसेंट स्कोर का मतलब क्या होता है, आपको अच्छा कॉलेज मिले। अभी ये साल जो है आपका कोविड-19 की वजह से सारे स्कोर बढ़ने वाले, कट ऑफ बढ़ने वाले, बहुत बच्चे लोगों ने फ़ायदा उठाया रहेगा। देखो इसमें दो, इस कोविड-19 में दो ही चीज़ होने वाला है। जो बच्चे पहले पढ़ने वाले थे, कुछ बच्चे पढ़ना छोड़ दिए होंगे, थक गए होंगे, कितना पढ़े, अभी तो ये हर दिन नया पोस्टपोन पोस्टपोन जो रहा था, लोगों का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही चला गया रहेगा। ठीक है, और कुछ बच्चे जो डेडिकेटेड रहेंगे वो पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा, जो स्कोर होगा हर एक कॉलेज का कट ऑफ स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसका, कैन सॉल्विंग प्रीवियस, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक चैप्टर में क्या क्या है वो मोस्टली पता चल जाता है। ठीक है, हाँ ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, बट आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर कब होता है, जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप कुछ चीज़ रॉन्ग करते हो, आपको समझ में आता है, जितनी बार रॉन्ग करोगे उतना ही क्या रहेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग होते जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं इतना से बोल सकता हूँ, आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको मैं 70% बोल सकता हूँ, से 50 to 70% आपका क्या स्कोर हो सकता है अच्छा। पर बाकी का जो 50 से 30% है वो आपका मॉक टेस्ट इम्प्रूव करेगा। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट जो बिना मॉक टेस्ट दिए सीधा आप एक दो मॉक टेस्ट दिया है बस नाम के लिए, उसका स्कोर मैक्सिमम कितना आ सकता है मैं आपको बताऊं तो 130 तक मैक्सिमम स्कोर आ सकता है उसका, यदि उसने एक दो मॉक टेस्ट दिए है। ठीक है, आपका जो मॉक टेस्ट ही आपको 130 से 200 तक लेके जाता है, ध्यान में रखो। यदि आपने मिनिमम 20 मॉक टेस्ट तो एवरी स्टूडेंट सॉल्व करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यदि मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो मेरा स्कोर तो कम ही आता। ठीक है, कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है, कितना आप पानी में हो, कितना आपको और रिवीजन का जरूरत है, कितना क्वेश्चन आपने नया देखा है। और कुछ बच्चों का डाउट रहता है, सर हम जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का, ये देखो आपका एक वर्ड भी आपके टॉपिक से मिलेगा तो आपके सिलेबस का ही है। ठीक है, सर वो बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन सिटी लेवल का नहीं है, देखो अभी ये जमाना गया सिटी लेवल का नहीं है, अभी जेई मेन एग्जाम है, नेट एग्जाम है, जो आपका जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है डीटी, उसने क्या किया है, अभी आपका सिटी लेवल का जो एग्जाम है उसको भी कंपेरेबल टू जेई मेन बनाया है। जेई मेन का 80% सिटी हो गया है। पहले ये सिटी का जो क्वेश्चन रहता था बहुत इजी आता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था, मतलब आप गवर्नमेंट बुक पढ़ लिया बहुत हो गया, बट अभी ये सिटी का जो क्वेश्चन हो गया 80% ऑफ जेई के लेवल का है। ठीक है, मतलब आपको सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें है, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन को सिटी लेवल का नहीं आएगा ही नहीं, जब भी आपके दिमाग में आया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा नहीं सिटी में, ध्यान में रखो वो क्वेश्चन सिटी में परफेक्ट आता है। ये मेरा भी है, मैंने ही बहुत बार ऐसा किया है कि मैं क्वेश्चन बोर होके छोड़ देता था, अरे ये आएगा ही नहीं, ये सिटी लेवल का नहीं है, बट वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। ये ध्यान में रखो, आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो आपको लगता है कि केमिस्ट्री में ही आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपका पॉलीमर्स में डीएनए आरएनए के लिए आपका बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिए, आपका केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड दिए गए हैं, आपका एंटीसेप्टिक्स उसमें स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड दिए गए, आपको लगता है कि वो आता नहीं है, वो सारे स्ट्रक्चर आपको ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा एग्जाम में, वही एग्जाम में आता है, ध्यान में रखो। ये ऐसा माइंडसेट कभी भी मत करना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। जब भी ऐसा माइंडसेट हो समझ के रखो कि आपको आएगा ही, मतलब आपको सब पढ़ना ही है, यदि आपको स्कोर 150 प्लस चाहिए तो। ठीक है,
सो और एज अ जनरल अभी आपका 15 डेज रिमेनिंग है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करो, ठीक है। चैप्टर वाइज रिवीजन करो, एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। एंड देन मॉक टेस्ट दो, आप डेली मॉक टेस्ट दो, एक एक मिनिमम मॉक टेस्ट तो दो, एक से ज़्यादा दिया तो और अच्छा है। बट देखो मॉक टेस्ट एक दो, आपका 3 आवर तो वैसे ही चला जाता है, प्लस इम्पॉर्टेंट है 3 आवर का एनालिसिस। एनालिसिस में तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, पहली बार देखा है, तो उससे रिलेटेड सब टॉपिक आप चैप्टर का पढ़ डालो, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी मैथ्स में एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, वो इक्वेशन ऑफ कर्व का कुछ तो क्वेश्चन आया, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कर्व के लिए, मैंने वो कभी सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, चैप्टर खोलूंगा, रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम सारे देख लूंगा, और एक दो प्रॉब्लम खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा, तो नेक्स्ट टाइम कभी एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन आया मॉक टेस्ट में, तो मैं एबल टू क्या रहूंगा, सॉल्व करना उसको। सो एनालिसिस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो अभी ये आपका 15 डेज का टाइमिंग है, भले एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, बट आप कंसिडर करके रखो, आपका रिवीजन रोज होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन के लिए फॉर्मूला के लिए मैंने जैसे कि बोला, आप हर एक ही सबका गवर्नमेंट बुक प्रीफर करो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है आप गवर्नमेंट बुक के ऊपर ही लिख के रख लो। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब लगता है कि आप एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हो, कुछ फॉर्मूले उसमें नहीं दिए रहते, शॉर्टकट्स नहीं दिए रहते, तो गवर्नमेंट के बुक के ऊपर ही लिख के रखो, बट एक ही नोट्स बनाओ। ये नहीं कि फिजिक्स को आप रिवाइज करने के लिए 4-5 बुक पढ़नी पड़ रही है, जितना बुक बढ़ाओगे उतना ही आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, ये ध्यान में रखो। आपका फिजिक्स बोला तो केवल एक बुक होना चाहिए और एक नोटबुक होना चाहिए नोट्स का, 50 बुक नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखो। हम बच्चे क्या करते हैं, अरे वो बुक में भी अच्छा दिया हुआ है, ये भी बुक में अच्छा दिया है, सब बहुत सारा बुक दिया है, तो एक एक नोट्स बनाओ और उसमें लिख के रखो, आप अपने हैंड से लिखोगे, आप अपना जो भी रहेगा हमेशा याद रहता है। 50-50 बुक में डेटा अलग दिया रहेगा, वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे रेफरेंस याद रहेगा, हाँ उस बुक में कुछ तो दिया था, ठीक है। अपना एक नोट जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल आप सीटी में मेन एग्जाम देने जाओगे, तो आप केवल एक गवर्नमेंट बुक ही लेके जाओ, उस पर आपने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स लिख दिए चैप्टर वाइज। अभी पेज फॉर एग्जांपल फिजिक्स में चैप्टर खोला ग्रेविटेशन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ये आप पेज चिपका दो वहाँ पे, उस पर आप लिख लो एक्स्ट्रा फॉर्मूले। सो आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो फटाफट, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला मुझे नया मिला था ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सॉल्व करने पे, तो ईजी रहता है, ठीक है। आपका ये रोज ये चारों बुक रिविजन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए मतलब आप कैसा है, ये चैप्टर आग के नीचे से जाना चाहिए, हाँ ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने कभी तो देखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो मैं इस जनरल टॉक के नीचे भी एक गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा, इसमें उसमें आपको और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मेंशन करना, मैं उसको नेक्स्ट जनरल टॉक में एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। यदि मैंने इस आज के जनरल टॉक में कुछ मिस किया पॉइंट तो आप मुझे वो बता सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, ओके, थैंक यू।